नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि हर एक वीकेंड पे एक प्रैक्टिकल सेशन वाला वीडियो या प्रैक्टिकल टॉपिक पे एक वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। और ये कई सारे दोस्तों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जब हम जॉब चेंज करते हैं तो फिर नई कंपनी में जाना, फिर वहाँ के चैलेंजेस, फिर वहाँ के लोग कैसे होंगे, फिर इस वजह से ना हम डर जाते हैं। और इस वजह से कई बार हम जॉब स्विच नहीं करना चाहते, या फिर ठीक है यार, एक कंपनी में काम चल रहा है तो चलने देते हैं, क्या फालतू में फिर वो इंटरव्यू फेस करो। फिर अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो फिर वहाँ के लोग न जाने कैसे होंगे, फिर उनको कैसे मैनेज करना होगा, उनके साथ कैसे फिर घुलना मिलना होगा, फिर बॉन्डिंग कैसे बनेगी। तो इसी पे मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और ये मेरे खुद का ही है। ये बात तब है कि जब मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था ड्यूरिंग द कोविड के टाइम पे एज ए डिप्टी मैनेजर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो वहाँ पे मुझे काम समझाया गया कि आपको ना बीआरसी पे पूरा कंट्रोल करना है। ओके जी। फिर आपको प्रॉपर तरीके से बीआरसी के साथ साथ हमें जो गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है, ठीक है ना, उस इंसेंटिव पे भी आपको कंट्रोल करना है, और उसकी सारी रिपोर्टिंग करनी है आपको। मैंने कहा ओके, कर देंगे। तो अब दोस्तों क्या होता है कि मैं जब गया उस कंपनी में तो मैंने देखा कि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और मैं अकेला ही ऑफिस जा रहा हूँ। तो जब सारे ही पूरी टीम ही अगर वर्क फ्रॉम होम करेगी तो फिर मैं अकेला क्या काम कर लूँगा। फिर ऐसे ही 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, तो कोई भी कंपनी वाला मेरे जैसे बंदे को तो खाली बैठने के तो पैसे देगी नहीं, है ना। क्योंकि मैं कोई फ्रेशर तो हूँ नहीं, एक डिप्टी मैनेजर की पोजीशन पे आया हूँ, तो फिर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए था कि भाई 10 दिन हो गए ना, मेरा बॉस आ रहा है, या फिर बॉस एक दिन आया फिर चला गया, मुझे जिसको रिपोर्टिंग देनी है, या फिर जो पूरी टीम है वो भी वर्क फ्रॉम होम है, या फिर उसमें से कोई एक बंदा आ रहा है वो अपने काम में बिजी है। तो कैसे? तो सबसे पहला ये होता है कि मैंने जो किया, सबसे पहले अपना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराया कि भैया मुझे समझा दो कि मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। अगर मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार फिक्स हो गई, तो उसके बाद अगर मैंने काम किया हुआ है तो मुझे मेरे अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस होगा ही कि हाँ भाई, मुझे मेरा काम समझा दो, मैं अपना काम करने लग जाऊँगा। और अपने काम के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ, मैं किसी और का तो काम करने आया नहीं, या किसी और के काम में हेल्प करने भी नहीं आया, मैं तो अपनी जॉब प्रोफाइल को लेकर आया हूँ। तो फिर मेरा डिसाइड किया गया कि भाई ठीक है, आप बीआरसी चेक कीजिए और उसके बेस पे बीआरसी की रिपोर्ट तैयार कीजिए। ओके जी। फिर आप देखिए, बीआरसी के डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे आप, बीआरसी के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ओके। बैंक में आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे कितने इनवर्ड रेमिटेंसेज आ रहे हैं, उसकी ट्रैकिंग आपको रखनी होगी। मैंने कहा ओके। तो सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे ऐसे लिख के पूरा समझाया। फिर मैंने भी क्या किया, मैंने भी अपने बॉस को ही एक मेल लिख दिया कि भाई ऐसा है, आप लोग आओ या टीम आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कोई फ्रेशर तो हूँ नहीं। मुझे आप ऐसा करो, मुझे सेल रजिस्टर दे दो, सेल रजिस्टर दे दो लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। अब ये मैंने इसलिए मांगा कि भैया सेल रजिस्टर से मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या सेल अभी तक हुआ है। अदरवाइज वो सेल रजिस्टर नहीं भी देते तो मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, खैर उस कंपनी में सैप था और वैसे टैली भी पैरेलली उन्होंने यूज़ किया था पहले, तो मैं वहाँ से पता लगा लूँगा। तो लेकिन टैली में क्या होता है, या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो आप सेल की एंट्री करते हो, तो शिपिंग बिल का नंबर, फिर वो बैंक का आईएफएससी कोड जिससे आप चेक करोगे किसकी बीआरसी आई या नहीं आई है। डीजीएफटी पे जो हम बीआरसी चेक करते हैं, तो बीआरसी चेक करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आईईसी कोड चाहिए, शिपिंग बिल नंबर चाहिए, है ना, बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो इसीलिए लोग जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, एक मास्टर फाइल बनाते हैं, या मास्टर एक्सपोर्ट सेल रजिस्टर बोल सकते हो आप इसे। वो बनाते हैं और उसमें ना सारी एंट्री करते हैं कि ये इनवॉइस नंबर है, ये इस फॉरवर्डर के थ्रू भेजा गया है, इतना अमाउंट है, इस कंट्री में है, इसका बिल ऑफ लेडिंग ये है, शिपिंग बिल नंबर ये है, शिपिंग बिल डेट ये है, शिपिंग बिल अमाउंट क्या ये है, ड्यूटी ड्रॉबैक ये है, आर ओ एस सी टी एल का अमाउंट ये है, आई जी एस टी अगर रिफंड बनता है, तो अगर सेल कर रहे हैं विद पेमेंट ऑफ आई जी एस टी तो वो ये है। तो इस तरीके से सारी, अगर कोई पेमेंट रियलाइज हुई है तो पेमेंट रियलाइज का अमाउंट डाल देते हैं, बीआरसी हुई है, इशू हुई है तो बीआरसी नंबर डाल देते हैं, मतलब एक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट डिटेल होती है उसमें। तो उसको
अगर कोई वो दे दे तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई ऐसा आप मुझे ना सेल रजिस्टर दे दो 2000 जो भी है 1 साल पहले का और करंट ईयर का, ताकि मैं कम से कम इस पे काम करूँ। एक एक इनवॉइस का, एक एक शिपिंग बिल का मैं बीआरसी चेक कर लूँगा। और दूसरी चीज़, उनसे बीआरसी चेक करने के लिए मैंने क्या क्या मांग लिया। आईईसी तो खैर एक्सपोर्ट इनवॉइस में होता ही है, उनसे आईएफएससी बोल दिया, बैंक कितने हैं आपके वो सारे मांग लिए, है ना। जो जो बीआरसी चेक करने के लिए चाहिए वो सब मैंने मांग लिया। अब इससे क्या है कि अगर कोई बंदा आए या ना आए, मुझे जो मेरा काम समझा गया कि आपको बीआरसी की पेंडिंग रिपोर्ट तैयार करनी है, तो मैं बना सकता हूँ इससे, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो कि ये जो रिपोर्ट्स है, जो सेल रजिस्टर वाला है पॉइंट, ये तो कंपनी नहीं बनाया है ना। कंपनी उसमें दिखाती रहती है यहाँ इसके बीआरसी इशू हो चुके नहीं हुए हैं, या फिर आप जिस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया भाई, मुझे खुद ही इन्होंने दे दिया कि भाई ये देखो बीआरसी की पेंडिंग रिपोर्ट है, जो जिसे हम लोग बनाते चलते आ रहे हैं, आप बस इसमें चेक कर लो कि आई है या नहीं आई है, या फिर कुछ नया ऐड करना तो आप कर लो। मैंने ठीक है, एक नए एम्प्लॉय के लिए तो ये रहता है कि भाई जो देखो आप नए नए किसी कंपनी में जाते हैं तो आप अपना सब कुछ नहीं चला सकते, पहले जो चल रहा होता है ना उसे आप फॉलो कीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो महीने 2 महीने 3 महीने में। फिर वैसे तो मुझे पता था कि यार ये जो खुद की रिपोर्ट पे काम करने से अच्छा है कि बैंकों से ईडीपीएमएस रिपोर्ट मंगवा लो, है ना। ईडीपीएमएस रिपोर्ट एक मास्टर रिपोर्ट है एक तरीके से भाई, इसी में आपको सारे शिपिंग बिल क्लोज कराने, आप चाहे कुछ भी लिखते चले जाओ, अगर ईडीपीएमएस में ओपन है ना तो वो ओपन ही रहेगा, तो आपको तो काम इसी पे करना है। तो मैंने क्या किया, ठीक है भाई 2-3 महीने बाद या इस तरीके से फिर ईडीपीएमएस रिपोर्ट पे काम मंगवाना शुरू किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप नए बंदे होते हो किसी कंपनी के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ के पुराने बंदों को उसको समझ पाना कि किस नेचर का बंदा है, कैसा है, किस तरीके से ये हमारे साथ काम करेगा। फिर उसमें आप बैंकों से डायरेक्ट कैसे बात करोगे, बैंक में आपकी इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बैंक में आप मेल करो तो उनको पता होना चाहिए कि भाई कंपनी में ये बंदा किस पोजीशन पे काम कर रहा है, मेल आई है तो उसको रिवर्ट करेंगे बैंक वाले। तो ये सब करने में आपको एफर्ट लगाना होता है, और ये वही कर सकता है जिसको पता है कि भाई मैंने काम किया है और इस काम को करने के लिए ये चीज़ें चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठे रहो और काम आता रहेगा आपके टेबल पे और फिर आप करते रहोगे। मैं अपने उस जो मेरे इंडस्ट्री के जो फर्स्ट सर रहे हैं, जो फर्स्ट मेरे सीनियर रहे हैं, मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर रहे हैं, मैं मतलब उन्होंने मुझे जॉइनिंग के टाइम पे ही पूछा था कि देखो बेटे तुम ऑडिट करना चाहते हो कि भाई बनी बनाई चीज़ आ गई अब उसमें गलती निकालना है, या फिर ये चीज़ें बन कैसे रही है, इनवॉइस बन कैसे रहा है, पैकिंग लिस्ट बन कैसे रहा है, शिपिंग बिल कहाँ से जनरेट हो के आ रहा है, बिल ऑफ लेडिंग कहाँ से आ रहा है, ये फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, इनवॉइस बनाने वाला कौन है, डॉक्यूमेंटेशन टीम कौन सी है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं, शिपिंग पैकिंग क्रेडिट के डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं, पोस्ट शिपमेंट के डॉक्यूमेंट कैसे बन रहे हैं, बीआरसी कैसे चेक किया जाता है, बीआरसी रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, ये सब पूरा काम कैसे सीखना है। मैंने कहा सर ऐसा मुझे ऑडिट नहीं करनी, मुझे तो काम सीखना है। और ये बहुत ही अच्छा रहा कि मैं काम सीखने की उसमें गया, और मुझे डॉक्यूमेंटेशन टीम से, अपने अकाउंट टीम, फाइनेंस टीम, टैक्सेशन टीम से सबसे काम सीखने को मिला। तो वहाँ से ये धीरे धीरे जब आप काम करते हो रेगुलरली, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए के मोटिव से ऑफिस जाते हो ना, तो बहुत चीज़ें ना कंसोलिडेट होती रहती है आपकी नॉलेज में, और फिर आप वो सारी नॉलेज यूज़ करते हो जो आप किसी नई कंपनी में जाते हो कि भाई ऐसा है, देख मैं कोई फ्रेशर बंदा तो हूँ नहीं कि तू मुझे बताएगा कि हाँ ईडीपीएम इस रिपोर्ट कहाँ से आती है। मुझे पता है यार, तू बस अपने बैंक ले चल, मुझे बैंक में इंट्रोड्यूस करा दे, है ना। या फिर मुझे बता, फ़ोन पे इंट्रोड्यूस करा दे बैंक वालों से, मैं आगे का काम संभाल लूँगा। मुझे क्या मेल लिखना है मैं जानता हूँ, मुझे क्या मांगना है वो मैं जानता हूँ। तो जब ये इस टाइप का कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप अपनी नॉलेज पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, जो आपने पढ़ा है वही प्रैक्टिकली भी देख रहे हो, आपको 100% श्योर रहते हो खुद के बारे में कि यार जो मैं बोल रहा हूँ ना, उससे जैसे 2 और 2 4 है ना, तो उसको कोई 5 बोलेगा तो आप हिल मतलब उसको डांटोगे, भाई 5 कैसे बोल रहा है, मैं ही ठीक हूँ क्योंकि 4 ही ठीक है। तो जब ये वाली फीलिंग होती है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, और उसके लिए आप फाइट करते हो, तो फिर क्या होता है, सामने वाले को फिर लगता है कि यार हाँ ये बंदा काम किया हुआ बंदा है और इसने काम किया है। अब सामने वाला अगर 2 और 2 5 बोला, और आप इतने भी नए नए होने के बावजूद अगर आपने 5 को हाँ बोल दिया, इसका मतलब यार ये ठीक है, ये भी अपने जैसा ही है और इसको भी कुछ नहीं ज़्यादा ये नॉलेज है। लेकिन जब आप वहाँ फाइट करोगे, नहीं सर 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। तो यही चीज़ होती है हर चीज़ में, जब आपको काम आता है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देना शुरू कर देते हो कि मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कोई आए ना आए ऑफिस में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करूँगा और मुझे जिस चीज़ के लिए यहाँ बुलाया गया वो मैं सारा करके दूँगा।
है ना। तो इस तरीके से अब मैं प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, जब आप नए ऑफिस में जाते हो तो दो चीज़ें होती है। एक एज, जो वहाँ जो ऑलरेडी टीम काम कर रही है वो आपको आपकी एज से कंपैरिजन करती है कि यार हाँ ये तो हमारे से छोटा है, ये बंदा हमारे सर पे क्यों आके बैठ गया है। दूसरी कंपैरिजन होती है क्वालिफिकेशन से, अरे यार मैं भी तो इतना ही पढ़ा लिखा हूँ, या मेरे से थोड़ा बहुत ही तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इसको क्यों मैनेजर बना दिया। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है एक्सपीरियंस से, अरे यार इससे ज़्यादा तो काम हमने किया है, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये इसको इतना ही हमसे कम है, ये हमारा बॉस कैसे हो सकता है, ये हमारा सीनियर कैसे हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के लोग भी मिलते हैं। एक कैटेगरी होती है ऐसे लोगों की, कोई बात नहीं यार ये नया बंदा आया ना, इसको हमें सपोर्ट करना है और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। दूसरे बंदे होते हैं ऐसे कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाना है, ना हम इसको सपोर्ट करेंगे और ना ही हम किसी को करने देंगे। दूसरे टाइप के लोग ये भी होते हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन इसके हिसाब से काम नहीं करना, कुछ भी हो जाए इसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए नौकरी छोड़ देंगे लेकिन इसके अंदर रह के काम नहीं करेंगे। तो ये तीन टाइप के लोग होते हैं। बट मैं बिलीव करता हूँ कि जो कोई नया बंदा मेरी टीम में आता है तो मैं उसको बहुत ही सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, हर एक चीज़ की कॉपी प्रोवाइड करता हूँ, किसी भी काम की। इवन खुद सिखाना भी होता है कि हाँ भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आपको भी सारे ऐसे ही सपोर्टिव लोग मिलेंगे, नहीं। आप ये मान के चलो कि वर्स्ट सिचुएशन रहने वाली है, आप जिस कंपनी में जा रहे हो वहाँ सब आपके अगेंस्ट रहने वाले हैं। तो लेकिन एक चीज़ है जो आपके अगेंस्ट कभी नहीं रहेगी, और वो है आपकी खुद की नॉलेज, वो है आपका कॉन्फिडेंस, वो है आपका सेल्फ बिलीव खुद में, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। जब ये चीज़ें रहेंगी ना दोस्तों, तो ये कोई नहीं छीन सकता आपसे। और मैं मेरे पापा एक हमेशा मतलब एक लाइन बोलते रहे हैं शुरू से ही, मेरे करियर के शुरुआती से ही, कि जब तक आपको ज़रूरत है उस कंपनी की, उस नौकरी की, मतलब बेसिकली उस कंपनी की, तो आप ना हमेशा डर के काम करोगे। लेकिन जिस दिन कंपनी को आपकी ज़रूरत रहेगी, मतलब कंपनी को आपकी ज़रूरत है, तो फिर आप अपने कंडीशन के हिसाब से काम करोगे। तो मैंने शुरू से ही इस चीज़ पे फोकस किया कि हाँ ठीक है, अपने आप को इतना काम सिखाना है, काम सीखना है, इतना लोगों से बॉन्डिंग बनानी है, सबके बारे में जानना है, सबके काम के बारे में जानना है, कि कंपनी को मेरी ज़रूरत हो, कंपनी को मेरे काम की ज़रूरत हो, मेरे स्किल की ज़रूरत हो, ना कि मुझे कंपनी की। और अगर मुझे कंपनी की रहेगी तो मैं हमेशा दब के रहूँगा। ठीक है यार, मेरा तो एक शुरू से ये मानना है कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप ये मान के ही नहीं चल सकते कि एक ही कंपनी में जाएंगे 10 से 15 साल बिता देंगे। आपको तो ये लेके चलना पड़ेगा कि भैया हर 2 से 3 साल या 4 से 5 साल पे आपको एक ये जॉब चेंज करनी है, स्विच करना है, ग्रोथ चाहिए तो। क्योंकि आप किसी एक कंपनी में 10 से 15% का ग्रोथ लेके कितना कर लोगे, है ना। मैं हाई पैकेज वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बातें उन लोगों के लिए है जिसमें ज़्यादातर लोग फॉल करते हैं, जिनको सीखने की ज़रूरत है, जिनको और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिनको और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करेंगे अगर एक ही कंपनी अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देंगे तो। इसीलिए अगर आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना चाहते हो तो दोस्तों अपडेट कीजिए खुद को, आर्टिकल्स पढ़ते रहिए अपनी जॉब से रिलेटेड, साथ में आपका साथी क्या काम कर रहा है। मानता हूँ कि आप जीएसटी का काम नहीं देख रहे, लेकिन कोई बंदा आपके साथ जीएसटी का काम कर रहा है, उसके साथ बातचीत कीजिए, उससे दोस्ती कीजिए, जीएसटी के बारे में अपडेट रहिए। क्या पता नई जॉब में जाने पे आपको जीएसटी का ही काम मिल जाए करने को। तो ऐसे क्या है ना कि जब आप एक टीम में काम करते हो तो एक टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पता कर लो, समझ लो धीरे धीरे, और उन सब से दोस्ती बना के उनके काम के बारे में भी सीखो। वहाँ करने के लिए नहीं, जब आप जॉब स्विच करोगे तो नई कंपनी में जाओगे तो वहाँ आपको वो सारी जो मेहनत है, वो सारी जो नॉलेज है वो काम आएगी। तो दोस्तों ये छोटा सा एक्सपीरियंस है जो शेयर किया है मैंने, कि किस तरीके से मैं जॉब स्विच करता हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता हूँ, और उसके बावजूद अपने आप को मैं रिटेन करते हुए या फिर अपनी डिसीजन से ही किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ और किसी कंपनी को मैं छोड़ता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप बिल्कुल निडर रहेंगे, बिल्कुल फियरलेस रहना पड़ेगा आपको।
और फियरलेस तभी रहोगे जब आप अपडेटेड रहोगे, नॉलेज रखोगे अपने आप को, स्किल से बिल्कुल स्किल डेवलपिंग पे आप हमेशा रेगुलरली काम करते रहोगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है जो जॉब चेंज करने में हेल्प हो सकती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है कोई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और कुछ कोई क्वेरी होगी तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।